Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Now students, in the last video I taught you the concept of retirement of partner. In this video I am going to teach you accounting treatments of retirement of partner. Before starting with the session, I would like to tell you that SSC exam cancel हो गया है. Yes, but you HSC students, please don't get stuck into the thing like कि अभी हमारा भी एग्जाम कैंसिल होगा तो हाथ पे हाथ धर के हम बैठ जाएंगे कि अभी तो एग्जाम कैंसिल ही होने वाला है. इनटू दैट अजम्पशन प्लीज डोंट लीव योर स्टडीज. अब आपकी पढ़ाई मत छोड़ो. एग्जाम होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी पॉइंट है. सी अगर आपने कुछ भी पढ़ाई की है तो वेस्ट नहीं जाएगा. कहीं ना कहीं आपको आगे वो काम में आने ही वाला है. अगर आप कोई एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हो, और अगर कुछ भी नहीं हम करने वाले हैं तो भी अगर हम प्रिपेयर्ड है तो गवर्नमेंट में एंड में एग्जाम ले या जून में एग्जाम ले, अगर हम प्रिपेयर्ड है तो हम कभी भी एग्जाम दे सकते हैं. और अगर गवर्नमेंट ने एग्जाम नहीं लिया तो भी हमारा कोई लॉस नहीं है. नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता, राइट? सो विद दैट पॉजिटिव नोट, let us start with our today's session. Now in the last video also I had taught you that what will be there in the question, but again I am repeating over here बिकॉज लास्ट वीडियो में मेरा ज्यादा फोकस ये था आपको न्यू रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट करना सिखाऊं और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होता है. सो वो हमने बहुत अच्छे से सीखा विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन. अब जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी प्रिपेयर दिस अकाउंट एंड व्हाट विल बी रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट. Okay, so now today we will discuss in detail and then we will move to accounting treatment. Now question में आपको बैलेंस शीट दिया होगा. कौन सा बैलेंस शीट होगा? ये पुराना बैलेंस शीट होगा, यानी कि पुरानी यानी कि ओल्ड पार्टनरशिप का बैलेंस शीट होगा. एंड देन एडजस्टमेंट्स आपको दिए होंगे, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा दैट व्हाट एवर चेंजेस विल हैपन अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनरशिप. ओके, तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दी होगी. नाउ इन द आंसर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट, या जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है. जैसे मैंने आपको आगे के वीडियो में ही समझाया था कि जब भी कोई इवेंट अकर होता है बिजनेस में, यानी कि आपका जब बिजनेस नए एग्रीमेंट से यहाँ पे आप शुरू करने वाले हो, तब पुराना पार्टनरशिप क्लोज करके आप नया पार्टनरशिप कर रहे हो, राइट? सो उस वक्त आप आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या कर सकते हो? रीवैल्यू कर सकते हो. बिकॉज आपके जो पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके एसेट्स का जो वैल्यू था वो आज के मार्केट वैल्यू से डिफरेंट होगा या डिफर कर सकता है. किसी किसी का चेंज होगा, किसी किसी एसेट्स या लायबिलिटीज का अमाउंट चेंज नहीं भी होगा, राइट? तो जिनका चेंज होगा, यानी कि जो एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, तो उसकी वजह से हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. इसलिए उसे नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स द प्रॉफिट एंड लॉसेस अराइजेस आउट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सो इट फॉलोज द रूल ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यानी जो भी हमें लॉसेस होंगे वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे, और जो भी हमें गेन्स होंगे वो सारे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे. नाउ इसमें कौन सी एंट्रीज आएगी, कैसे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, वो सब अभी हम लोग आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखेंगे. सो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉसेस अराइजेस आउट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है बिकॉज हम फाइनल अकाउंट से प्रिपेयर करते आ रहे हैं. अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. एंड ऑफ कोर्स इट इज अ पर्सनल अकाउंट, so it follows the rule of debit the receiver and credit the giver, and it records all the transactions related to partner. Okay, then new balance sheet. It's just a term new balance sheet because नए फर्म का है, नए पार्टनरशिप का बैलेंस शीट है, इसलिए इसको न्यू बैलेंस शीट बोला गया है. बट अल्टीमेटली इट इज द सेम स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. बट यस, यहाँ पे हम लोग जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे वो रीवैल्यूड अमाउंट पे करेंगे, यानी जो भी एसेट्स में चेंजेस हो रहे हैं वो हम वहां पे एडजस्टमेंट के तौर पे दिखाएंगे. एंड न्यू कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड. अब ये लेजर का फॉर्मेट है. अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछा जा सकता है.
बट ऑफ कोर्स चाहे पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, जर्नल इज द बेस ऑफ एवरी चैप्टर। हमने एफआईजेसी में भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट सीखे वो उसी हिसाब से सीखे कि सबसे पहले एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, प्राइमरी बुक में, और फिर बाद में उसका पोस्टिंग होता है सेकेंडरी बुक में यानी कि लेजर में। तो जर्नल एंट्रीज अगर हमको आएगा तभी तो हम लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे, राइट। सो व्हाटएवर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वी आर गोइंग टू लर्न in today's session that will be based on journal entries। तो अगर हमें journal entries अच्छे से आता है तो हम ledger posting बहुत ही easily कर लेंगे। alright, so let us move ahead। now accounting treatment जो है उसमें सबसे पहले हमें सीखना है कि ट्रांसफर ऑफ accumulated profit and losses कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे। Then related to revaluation of assets and liabilities कैसे रिकॉर्ड होगा, if assets and liabilities taken over by partner, if assets are sold and liabilities are paid off। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा तो उसे हमें ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट हमने जो भी बनाया है उसमें। देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि गुडविल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अब हम ये सीखेंगे कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देन असर्टेनमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिटायरमेंट, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तब अप्लाई होता है जब भी रिटायरिंग पार्टनर करंट ईयर में कभी भी रिटायर होता है। इफ ही इज रिटायरिंग ऑन द 1st अप्रैल ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर तो फिर हमें उसका ये प्रॉफिट असर्टेनमेंट नहीं करना होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कि वो जून में रिटायर होता है, अक्टूबर में रिटायर होता है, दिसंबर में रिटायर होता है, सो इन मिडल ऑफ द ईयर एनी टाइम इन द करंट ईयर ही इज रिटायरिंग, सो ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम इफ इज रिटायरिंग तो उतने ड्यूरेशन का हमें उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे देंगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हम सीखेंगे। देन टोटल अमाउंट पेएबल टू आउटगोइंग और रिटायरिंग पार्टनर, लास्ट में उसका जो टोटल अमाउंट ड्यू होगा वो हमें कैसे पे करना है, राइट, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स। अब रिमेनिंग पार्टनर्स अगर अपना कैपिटल एडजस्ट करना चाहते हैं या अपना कैपिटल नया सेट करना चाहते हैं तो उसकी वजह से क्या एडजस्टमेंट्स उनको करना पड़ेगा, वो कैसे एडजस्ट करेंगे, उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो पॉइंटर्स है उसी के बेसिस पे एंट्रीज हम सीखने वाले हैं। वन बाय वन we will learn all the entries। so first of all we are going to learn about transfer of accumulated profits and losses। now आपको क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दिया होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो ओल्ड बैलेंस शीट रहता है, ओल्ड पार्टनरशिप का रहता है। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए होंगे। तो जो लायबिलिटीज में आप देख रहे हो रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, जॉइंट पॉलिसी रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपके क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। और जो एसेट्स में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आपका क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, बिकॉज लॉसेस ऑलवेज कैरीज अ डेबिट बैलेंस। सो एसेट्स का भी डेबिट बैलेंस होता है एंड प्रॉफिट ऑलवेज कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, तो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। और वैसे भी ये चीज हम ऑलरेडी डिसोल्यूशन में सीख चुके हैं, राइट। तो रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट पॉलिसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब कहां पे जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब कितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो ऑफ कोर्स ये सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज इट इज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, राइट, तो जा रहा है, अब तक जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें उसको हिस्सा मिलना चाहिए। और अगर कोई लॉसेस भी है तो वो भी उसे बेयर करने पड़ेंगे। हाँ, अब वो जब निकल जाएगा तो फिर नेक्स्ट ईयर से तो वो नहीं रहेगा, तो वॉट एवर रिजर्व फंड और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है फिर वो रिमेनिंग पार्टनर्स का ही होगा। ओके, तो हम यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट को क्लोज कर रहे हैं, तो उसके जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो एनी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। देन लॉसेस का एंट्री क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। ओके, सो ये एंट्री हमने रिजोल्यूशन में भी किया हुआ ही है। अगर कोई स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है और उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अरे डायरेक्ट ये एंट्री कैसे आ गया, मेरे को तो नहीं समझ रहा है कि डेबिट कैसे हो गया या क्रेडिट कैसे हो गया। सो सिंपल सी, लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिट बैलेंस होता है वो तो हमें पता ही है। सो वो अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं,
तो उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आपको कोई भी चीज क्लोज करनी होती है तो आपको उसे ऑपोजिट साइड पे एंट्री पास करनी है। तो ये क्रेडिट बैलेंसेस है, उसको क्लोज करने के लिए हमने कहां पे डाल दिया, उसको डेबिट बैलेंस में डाल दिया। और कैपिटल तो ऑलवेज कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, ऑलराइट। तो हम उनको क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को ये पैसा आपस में बांट के दे रहे हैं, ओके। तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा मतलब हम कैपिटल में ऐड कर रहे हैं ना, राइट। सो कैपिटल में क्रेडिट में अगर आप ऐड करते हो तो ही वो प्लस होगा, बिकॉज इट कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है। वैसे ही अगर हम अक्यूमुलेटेड लॉसेस बांटते हैं तो उनका कैपिटल क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि हम लॉसेस उसमें से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं उनके कैपिटल में से। कैपिटल का अभी मैंने बोला कि क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो अगर आप उसमें डेबिट डालते हो मतलब आप उसमें से क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, क्योंकि उनका कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। सो लॉसेस हमेशा हमारे कैपिटल को क्या करते हैं, रिड्यूस ही करते हैं। और जो एसेट्स है उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम कहां पे डालेंगे, उसे क्रेडिट में डालेंगे। सो इसलिए एंट्री क्या बनता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर है। नाउ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे देना है, इफ एसेट डिक्रीजेस एंड लायबिलिटी इंक्रीजेस, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है और एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगा, ये हमें दो सिचुएशन में एंट्रीज देखनी है। तो सबसे पहले अगर एसेट डिक्रीज होता है तो हमारे लिए वो क्या है, लॉस। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है यानी कि लायबिलिटी बढ़ जाता है तो भी हमारे लिए क्या है, लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, because it says debit all expenses and losses। तो लॉसेस हो रहा है तो हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। टू क्या आएगा, एसेट्स, जो एसेट्स हमारा कम हो गया है, यानी जितने से कम हुआ है, जितना हमारा लॉस है वो यहाँ पे हमें दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 का मशीनरी 45,000 हो गया तो 5,000 से हमारा एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो दैट 5,000 वी हैव टू रिकॉर्ड ओवर हियर। देन टू लायबिलिटीज अकाउंट, तो लायबिलिटीज हमारी जितने से बढ़ती है, सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ लॉस वी आर इनकरिंग दैट वी हैव टू रिकॉर्ड ओवर हियर। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा जो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है वो 35,000 हमने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो एक्चुअली 40,000 है, तो 5,000 से हमारा लायबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो दैट 5,000 वी हैव टू रिकॉर्ड ओवर हियर। सेम वे अगर लायबिलिटी कम होता है तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, और एसेट इंक्रीज होता है तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। तो एसेट बढ़ गया तो एसेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट, वॉट एवर अमाउंट से हमें प्रॉफिट हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटीज हमारा कम हो गया, सो वॉट एवर अमाउंट से वो कम हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, मैं रिवैल्यूएशन पे ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ। अगर आपको डेबिट पता चल गया और क्रेडिट पता चल गया तो डेफिनेटली जो दूसरा अकाउंट है वो ऑपोजिट साइड ही जाएगा। ओके, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल गया कि यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो सामने एसेट है या लायबिलिटी है वो डेफिनेटली क्रेडिट ही होने वाला है। और अगर आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल गया कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो डेफिनेटली सामने जो एसेट या लायबिलिटी है वो क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, सो मैं रिवैल्यूएशन पे फोकस कर रही हूं तो उस हिसाब से आपका एंट्री लर्निंग क्या हो जाएगा, फास्टर, रेदर देन वी गेट आवरसेल्फ कंफ्यूज्ड कि एसेट बढ़ा तो क्या करने का, लायबिलिटी कम हुआ तो क्या करने का। सो वी जस्ट फोकस ऑन प्रॉफिट और लॉस। ओके, then if asset is sold or taken over by partner, then what will be the entry? If the asset sold or taken over by partner at profit, अगर प्रॉफिट पे वो लेके जा रहा है या प्रॉफिट पे हमने बेचा है, राइट, तो क्या एंट्री होगा, अभी बेचा तो पैसा आया बिजनेस में, सो कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, डेफिनेटली डेबिट। या अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर इज द डेबिट द रिसीवर, तो पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है वो डेबिट होगा। टू, हमारे पास से क्या गया, एसेट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, एंड हमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड हमने कौन सा अकाउंट बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो डेफिनेटली यू हैव टू राइट ओवर योर रिवैल्यूएशन अकाउंट or profit and loss adjustment account, whatever is given in the question. All right, if the asset sold or taken over by partner at loss, so again पैसा तो आया तो कैश और बैंक अकाउंट तो डेबिट ही होगा अगर हमने एसेट बेचा है। अगर पार्टनर लेके जा रहा है
तो पार्टनर इज अ डेबिट द रिसीवर, तो कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी बनाया है वो डेबिट होगा। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू क्या होगा, एसेट, बिकॉज हमारे पास से क्या जा रहा है, एसेट जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन इफ लायबिलिटीज डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज का मतलब होता है पेड ऑफ और टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो जैसे अभी हमने देखा कि एसेट अगर हमने बेचा या एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर होता है तो क्या एंट्री होता है। सो सेम वे वी विल सी इफ द लायबिलिटीज आर पेड ऑफ और टेकन ओवर बाय पार्टनर, सो व्हाट विल बी द एंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल लायबिलिटीज डिस्चार्ज्ड यानी कि पे ऑफ किया हम लोगों ने, या फिर टेकन ओवर बाय पार्टनर लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो हमें बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है उसे बुक वैल्यू बोला जाता है। तो उससे अगर हमने कम प्राइस पे किया है या पार्टनर लेके जा रहा है, सो व्हाट विल बी द एंट्री। सो हमारे पास से क्या हुआ, लायबिलिटीज पेड ऑफ हो गया, सो सामने वाला जो भी है वो क्या है, डेबिट तो रिसीवर है, तो लायबिलिटीज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। हमारे पास से क्या गया, पैसा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। या फिर पार्टनर अगर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही विल पे ऑफ द लायबिलिटी, सो ही इज अ क्रेडिट द गिवर, सो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्यों, बिकॉज हमें गेन हो रहा है, वी आर पेइंग लेसर अमाउंट फॉर द लायबिलिटीज। देन लायबिलिटीज डिस्चार्ज्ड और टेकन ओवर बाय पार्टनर मोर देन द बुक वैल्यू, तो अगर हम ज्यादा अमाउंट पे हमें पेबल है या हमें ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, डेफिनेटली लॉस। सो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जिसको भी हम लायबिलिटीज चुका रहे हैं वो डेबिट द रिसीवर है, सो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बिकॉज हमें लॉस हो रहा है। टू कैश और बैंक, या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बिकॉज हमारे पास से पैसा गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और या फिर पार्टनर इज अ क्रेडिट द गिवर। ओके, सो आई होप यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली इतनी ही एंट्रीज आती है। ओके, सो उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। So what will be the journal entry if there is a revaluation profit? अगर हमें प्रॉफिट इनकर होता है तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, सो अगर हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट कैरीज क्रेडिट बैलेंस, यानी कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया इसलिए हमें डेबिट साइड में जो डिफरेंस मिला उसे क्या बोला जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ओके, सो वो डेबिट में से कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, जैसे हम फाइनल अकाउंट में भी कर चुके हैं कि नेट प्रॉफिट आता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। सो द सेम वे ओवर हियर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी हमें ट्रांसफर करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो ये सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज टिल डेट रिटायरिंग पार्टनर ने भी कंट्रीब्यूशन बिजनेस में किया है। सो वॉट एवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसमें उसका भी हिस्सा बनता है। देन रिवैल्यूएशन लॉस, अगर लॉस भी होता है तो भी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब भी लॉस होता है तो डेबिट बैलेंस आता है यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो डिफरेंस आपको क्रेडिट साइड में आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस हो रहा है तो क्या होगा, रिड्यूस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। इसका हम लेजर पोस्टिंग भी देखेंगे। सो आई होप यहां तक कि आपको एंट्री क्लियर है। सो नाउ लेट अस सी द लेजर पोस्टिंग ऑफ रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो हमने जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में देखा, नाउ विल सी इन द फॉर्म ऑफ लेजर। सो ये थोड़ा सा रफ ड्राफ्ट है। तो डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब एसेट डिक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है तो वो यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है तो यहाँ पे डेबिट साइड में लायबिलिटीज रिकॉर्ड होगी। तो जो भी अमाउंट ऑफ लॉस है वही यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। देन क्रेडिट साइड पे अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो हमें गेन होता है तो वो रिकॉर्ड करना है, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो हमें गेन होता है तो वो रिकॉर्ड करना है। सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ गेन वी हैव इनकर्ड दैट वी आर सपोज टू रिकॉर्ड। तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो आपको क्या इनकर होगा, रिवैल्यूएशन लॉस विच यू कैन सी ऑन द क्रेडिट साइड, तो वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आता है यानी कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है, सो यू विल गेन प्रॉफिट
तो आपके डेबिट साइड में वो डिफरेंस आएगा एज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा और वहां पे ट्रांसफर होगा। सो आई होप आपको एक रफ आइडिया तो मिल चुका है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है। ये इसका फाइनल फॉर्मेट नहीं है, बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बट जो एंट्रीज दिखाने का मेरा पर्पस था इसीलिए इस हिसाब से उसे ड्राफ्ट किया है। ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है। अब यहाँ पे हमें सीखना है कि उसका ट्रीटमेंट यानी कि उसको रिकॉर्डिंग कैसे करना है इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे हमें गुडविल क्रिएट क्यों करना है या रिकॉर्ड क्यों करना है, बिकॉज जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने उतना कंट्रीब्यूशन बिजनेस में दिया है, आज जो भी रेपुटेशन है बिजनेस का उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन बराबर का रहा है, राइट। सो ही शुड बी गिवन अ गुडविल। अब वो उसको गुडविल कैसे दिया जाएगा, राइट, उसके ट्रीटमेंट्स के अलग अलग मेथड्स है। So let us see one by one. The first method is goodwill raised at full value. जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आप आपका पुराना बिजनेस क्लोज करके अब नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, यानी कि पुरानी पार्टनरशिप क्लोज करके नई पार्टनरशिप कर रहे हो, so you can revalue your assets and liabilities. So same way goodwill is our asset. गुडविल भी तो हमारा एसेट है ना, तो गुडविल भी ऐसे ही कभी भी रेज नहीं किया जा सकता है कि आज पार्टनर का बर्थडे है, एक पार्टनर का तो रेज कर दो, दूसरे पार्टनर का बर्थडे आज है तो उसके हिसाब से रेज कर दो गुडविल, राइट, ऐसा नहीं होता। तो जब हम लोग अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर सकते हैं व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू पार्टनरशिप, सो द सेम वे एट दैट पॉइंट इन टाइम ओनली वी कैन क्रिएट गुडविल ऑल्सो। तो रेज का मतलब होता है क्रिएट करना और फुल वैल्यू का मतलब क्या होता है, फर्म्स गुडविल। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट फुल वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब जब फुल वैल्यू ऑफ गुडविल हम लोग क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या है, रेज्ड एंड रिटेन इन द बिजनेस। सो रेज्ड मतलब हमने क्रिएट किया और रिटेन इन द बिजनेस यानी हमें गुडविल को बिजनेस में रखना है। वी वांट टू शो इट एज एन एसेट, हमें उसे एसेट के तौर पे दिखाना है इनटू द बैलेंस शीट। तो एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आया बिजनेस में, किसको मिलेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उन्होंने फुल वैल्यू रेज किया है, राइट। तो सभी पार्टनर्स ने मिलकर क्या सोचा कि सभी का तो कंट्रीब्यूशन है ना, राइट। सो रेदर देन गोइंग फॉर ओनली रिटायरिंग पार्टनर वी शुड गो फॉर ऑल पार्टनर्स, सभी को गुडविल मिलना चाहिए एंड दैट विल बी डिवाइडेड इनटू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि हमने पूरा कंपनी का गुडविल रेज किया है। ओके, सो अभी ये हेडिंग का नाम ही क्या है, रेज्ड एंड रिटेन इन द बिजनेस, उनको रखना है बिजनेस में। सो गुडविल विल अपीयर इनटू द न्यू बैलेंस शीट। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज, अगर रेज करके रिटर्न ऑफ करना है, क्रिएट तो किया लेकिन रखना नहीं है बिजनेस में, वी डज नॉट वांट टू रिटेन इनटू द बिजनेस, सो व्हाट विल हैपन, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आएगा ही, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा ही, तो जो रेज्ड है पहले रेज तो करना ही पड़ेगा, तो रेज की एंट्री तो हमें पास करनी ही पड़ेगी। अब हम रिटेन नहीं करना चाहते हैं, अगर रिटेन करते तो दूसरा एंट्री नहीं आता, अब हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं यानी कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से निकालना चाहते हैं गुडविल को, तो निकाल देना है। तो क्या होगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, उनके कैपिटल अकाउंट में से ये एडजस्ट होगा टू गुडविल अकाउंट, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने गुडविल को निकाल दिया। अब ये जब जो गुडविल बटेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ, तो वो न्यू रेशियो में होगा, बिकॉज अभी सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स है और रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल में ही ये गुडविल एडजस्ट होगा, राइट। सो उतना अमाउंट ऑफ गुडविल हम लोग उनके कैपिटल में से क्या कर रहे हैं, माइनस। सो यहाँ पे गुडविल विल नॉट अपीयर इनटू द न्यू बैलेंस शीट बिकॉज दे डज नॉट वांट टू कीप, उनको रखना ही नहीं था, इसीलिए तो हमने रिटर्न ऑफ का एंट्री पास किया। तो जब फुल वैल्यू रेज होता है तो उसमें ये एंट्रीज आती है, रेज्ड एंड रिटेन एंड रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो जब रेज्ड एंड रिटेन होगा तो गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल, ओनली वन एंट्री। और रेज्ड एंड रिटन ऑफ है तो पहले रेज का एंट्री तो पास करना ही पड़ेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रिटर्न ऑफ का एंट्री और एक आपको पास करना है, दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर रेज्ड एंड रिटेन है तो वो गुडविल आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है
रेज्ड एंड रिटन ऑफ है तो वो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है। नाउ लेट अस सी सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली। पहला हमने क्या देखा कि हमने फुल वैल्यू रेज किया, पूरे फर्म का गुडविल रेज किया। अब हम कितना रेज करने वाले हैं? ओनली अप टू द रिटायरिंग पार्टनर शेयर, मतलब जितना रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है उसके हिसाब से ही हम गुडविल को क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले अगेन रेज्ड एंड रिटेन इन द बिजनेस, हमने क्रिएट किया और हमको वो बिजनेस में रखना है। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे वाले एंट्री में क्या था? जब फुल वैल्यू था तभी तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। अब हम लोग फुल वैल्यू रेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के हिसाब से ही रेज कर रहे हैं कि चलो वो जा रहा है ना तो उसको उसका गुडविल दे दो। रिमेनिंग पार्टनर सोचते हैं कि हम तो बिजनेस में ही है ना, हम हमारा बाद में देखेंगे, राइट? सो दे डोंट वांट टू रेज द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, दे वांट टू जस्ट रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, क्योंकि वो बिजनेस में से जा रहा है तो उसको उसका शेयर दे दो। तो गुडविल बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन एज एन एसेट वो आया, और हमने किसको दिया? आउटगोइंग पार्टनर को। तो उसके कैपिटल में हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट साइड जाएगा। अगेन रेज्ड एंड रिटन ऑफ, हमने रेज तो किया बट नाउ वी डज नॉट वांट टू कीप दैट थिंग इनटू द बिजनेस, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। तो अभी यहाँ पे रिटर्न ऑफ का एंट्री क्या होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये एंट्री सेम ही है जो हमने प्रीवियस केस में देखा, बट यहाँ पे रेशियो डिफरेंट होगा। यहाँ पे कौन सा रेशियो होगा? गेन, बिकॉज कौन सा पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा टू द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, वो किस पे डिपेंड करेगा कि जिसको जितना फायदा होगा वो उतना कंट्रीब्यूशन ज्यादा देगा गुडविल में। सो इफ ए एंड बी आर पार्टनर्स और उसमें ए को ज्यादा गेन हुआ है और बी को कम गेन हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू द गेन रेशियो अपने अपने कैपिटल में से वो एडजस्ट करके गुडविल को क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिटर्न ऑफ होगा वो गेन रेशियो में होगा, राइट? सो अगर अकॉर्डिंग टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर गुडविल रेज किया जाता है तो सिर्फ रेज्ड और रिटेन इनटू द बिजनेस है, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही आएगा। अगर रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ है तो रेज का एंट्री तो सेम ही रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटर्न ऑफ का एंट्री प्रीवियस केस के जैसा ही है, सेम है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, लेकिन रेशियो का डिफरेंस है। प्रीवियस केस में हमने देखा कि न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि यहाँ पे गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा कि अगर रेज्ड एंड रिटेन है तो न्यू बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होगा, और अगर रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ है सो गुडविल न्यू बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। नाउ व्हाट विल बी द थर्ड केस? इफ द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट, अगर आपको ओल्ड बैलेंस शीट में कोई ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है, then what will happen? If revalued, अगर वो रीवैल्यू हो रहा है तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में दे सकते हैं, या फिर उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक अ नॉर्मल एसेट। जैसे हम मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग या कंप्यूटर या मोटर वैन या मोटर कार को जैसे ट्रीटमेंट देंगे, वैसे ही हम गुडविल का भी ट्रीटमेंट कंसिडर कर सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, या फिर हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू भी गुडविल का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि अगर गुडविल इंक्रीज हो गया तो वो रेज्ड होगा, सो जितना भी रेज्ड पोर्शन है, जितना भी डिफरेंस अमाउंट है, वो तीनों पार्टनर्स में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। और अगर रिवैल्यूड अमाउंट कम है, यानी कि गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो जितना प्रोपोर्शन है वो सभी पार्टनर्स में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। अगर रेज्ड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा तीनों पार्टनर्स में, और अगर रिटर्न ऑफ है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा तीनों पार्टनर्स में। और गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में अपीयर होगा एट अ न्यू वैल्यू। सो आई होप यहाँ तक आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसे बहुत अच्छे से नोट कीजिए आपकी नोटबुक में, और अच्छे से याद भी कीजिए कि कौन सी सिचुएशन में क्या एंट्री पास करना है, बिकॉज सबसे मेजर कंफ्यूजन यहीं पे होता है। नेक्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिटायरमेंट। ये आपको मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंटर्स के टाइम पे भी समझाया कि अगर जो पार्टनर है
वो ड्यूरिंग द ईयर अगर रिटायर होता है, सो जितने भी टेन्योर के लिए यानी जितने भी टाइम के लिए वो बिजनेस में था उतने टाइम का उसे प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सो ईदर इट विल बी कैलकुलेटेड यानी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स जो प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट ऑफ फ्यू ईयर्स, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट, बिकॉज वो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है। तो ड्यूरिंग द ईयर तो हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाने वाले हैं, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, राइट? सो ईदर दे विल अज्यूम कि जितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ था उतना इस साल भी तो होगा ही, तो या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे उसको देंगे या फिर लास्ट कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे उसको देंगे। Then they will find out the proportionate profit from the date of the last balance sheet to the date of retirement. So as I said कि वो जितने भी टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में था उतने टेन्योर के लिए उसको प्रॉफिट देना है, तो उतना प्रोपोर्शनेट पीरियड का ही उसको प्रॉफिट देना है, पूरे साल का नहीं देना है, और उसमें भी उसका रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के हिसाब से देना है। अगर फॉर एग्जाम्पल के पिछले साल के बेसिस पे प्रॉफिट दिया जाता है, तो अगर पिछले साल का प्रॉफिट 50,000 है तो वो 50,000 तीनों पार्टनर्स का है, तो 50,000 में हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है, और उसमें से भी अगर वो 3 महीना बिजनेस में था तो अकॉर्डिंग टू 3 months ही विल बी गिवन द प्रॉफिट। अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा यानी कि जर्नल एंट्री क्या होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल की प्रॉफिट होता है, पिछले साल हमें प्रॉफिट हुआ था या पिछले कुछ सालों में हमें प्रॉफिट ही हुआ है, सो एवरेज प्रॉफिट है या लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, अगर रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब हम मिडिल ऑफ द ईयर में फाइनल अकाउंट तो नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, सो हम टेम्पररी एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सो एज वी नो कि अगर हमें नेट प्रॉफिट होता था तो हम क्या एंट्री पास करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो इन केस ऑफ प्रॉफिट, इफ देयर इज अ लॉस, तो अगर लॉस हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस जो सस्पेंस अकाउंट है दैट विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, राइट? सो एज हम रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दे चुके हैं तो उसे हमें न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है, ताकि जब वो लोग नए कंपनी का यानी कि नए पार्टनरशिप का जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को उन्हें क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट? लेकिन वो हमारा लुकआउट नहीं है, बट मैं आपको लॉजिकल रीजन समझा रही हूं कि हमें न्यू बैलेंस शीट में क्यों रिकॉर्ड करना होता है। देन अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर यानी कि फाइनल पेमेंट। अब पूरा हिसाब किताब हो गया, जो हम लोगों के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थे वो हमने सबको दे दिया, रिटायरिंग पार्टनर को भी दे दिया। जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ तो वो भी हमने सभी पार्टनर को दे दिया, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, अगर उसका कोई प्रॉफिट में हिस्सा बनता था तो वो भी हो गया। नाउ अभी उसका जो फाइनल पेमेंट है उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है? सो अगर टोटल अमाउंट ड्यू पेड एट अ टाइम, हम उनको पूरा पैसा अगर चुका दे रहे हैं, राइट? सो रिटायरिंग पार्टनर इज अ डेबिट द रिसीवर, सो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैश और बैंक, उसको पूरा पैसा दे दिया। अगर जो भी टोटल अमाउंट है वो अगर हम लोग लोन में ट्रांसफर करते हैं, ओके, रिटायरिंग पार्टनर इज रेडी टू कीप हिज मनी इनटू द बिजनेस बट इन द फॉर्म ऑफ लोन। अब वो कैपिटल के तौर पे तो रख ही नहीं सकता क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, लेकिन वो कंपनी को एज अ लोन दे सकता है, इसी को क्वाजी पार्टनर बोलते हैं, राइट? तो जब भी पार्टनर रिटायर हो जाता है लेकिन वो अपना कैपिटल का जो पैसा है इन द फॉर्म ऑफ लोन ही इफ ही कीप्स इनटू द बिजनेस, तो इसलिए उसे क्वाजी पार्टनर बोला जाता है। ऑफ कोर्स उसे प्रॉफिट या लॉस में कोई शेयरिंग नहीं मिलेगा, उसे इंटरेस्ट ही मिलेगा, तो उसका पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफर हो रहा है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एज रिटायरिंग पार्टनर इज अ डेबिट द रिसीवर, और अभी उसका लोन में जा रहा है एज ही इज अ क्रेडिट द गिवर, ओके, बट इन द फॉर्म ऑफ लोन। ओके, सो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट आएगा। थर्ड ऑप्शन इज कि हम उसे थोड़ा पैसा दे रहे हैं और थोड़ा पैसा उसका लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट एंड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी ये कॉम्बिनेशन है, यानी थोड़ा हमने उसको पैसा दिया है और थोड़ा उसका एज अ लोन रखा है बिजनेस में, राइट? तो ये भी ऑप्शन कंपनी फॉलो कर सकती है। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अभी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उन्हें अपना कैपिटल एडजस्ट करना है, सो वो क्या करेंगे? दे विल डिसाइड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म,
वो एक कैपिटल नया डिसाइड करेंगे, अभी हमें नया फर्म स्टार्ट करने के लिए इतना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, राइट? सो दैट न्यू कैपिटल विल बी डिवाइडेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो उनका नया कैपिटल बन जाएगा। अब वो लोग क्या करेंगे कि जो नया कैपिटल है वो कंपेयर करेंगे ईच पार्टनर का, और जो भी उसका सरप्लस या डेफिसिट आएगा, ओके, दैट दे विल एडजस्ट थ्रू ईदर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। वो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा। समझ में आ रहा है, राइट? तो जो नया कैपिटल क्वेश्चन में दिया है वो दोनों पार्टनर्स में आपस में बांट दो इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा नया कैपिटल। फिर अगर आप जो रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल क्लोज करते हो उसमें जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आपको या तो कैश अकाउंट में एडजस्ट करने को बोलेंगे, बैंक में बोलेंगे, करंट में बोलेंगे या फिर लोन में बोलेंगे। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। सो आई होप ये आपको क्लियर है। हम जब सम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री ऑफ द सेम कि अगर सरप्लस आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यानी हमें रिमेनिंग पार्टनर्स को पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी उसका ऑलरेडी एक्सेस पैसा था बिजनेस में। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। अगर हमें वही सरप्लस करंट या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट या तो लोन अकाउंट। सो इंस्टेड ऑफ कैश और बैंक या तो करंट अकाउंट आएगा या तो लोन अकाउंट क्रेडिट में आएगा। बट द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज अ डेबिट द रिसीवर बिकॉज उसका ऑलरेडी ज्यादा पैसा था बिजनेस में, इसलिए उसका सरप्लस आया, यानी कि क्रेडिट साइड का पार्टनर्स कैपिटल का टोटल ज्यादा आया। अगर डेफिसिट आता है सो नाउ कंटिन्यूइंग पार्टनर हैज टू ब्रिंग द मनी इनटू द बिजनेस। वो बिजनेस में पैसा लेके आएगा। तो बिजनेस में पैसा आया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ही इज द क्रेडिट द गिवर। वो एडिशनल कैपिटल लेके आया। और अगर वो डेफिसिट हमें करंट अकाउंट या लोन में ट्रांसफर करना है सो इंस्टेड ऑफ कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हम क्या लिखेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट या लोन अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आई होप यहां तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सारे एंट्रीज बहुत अच्छे से आपके नोटबुक में लिखिए और इसे अच्छे से याद कीजिए, because from next video onwards we will start solving the questions of retirement of partner। और मैंने जितने भी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिगिनिंग में पॉइंटर्स में बताए थे उसकी सब एंट्रीज हम कर चुके हैं। बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक इन माई नेक्स्ट क्लास। सो टिल दैट टाइम टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।